आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ पर एनसीईआरटी की क्लासें मिडिवल हिस्ट्री से आपकी स्टार्ट की जा रही हैं। ठीक, महेश कुमार बर्णवाल की एनसीईआरटी की बुक है। ठीक, आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ सबके लिए जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो ये मान के चलिए सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है और नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अपने हाथ से अगर आप नोट्स बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा। ठीक, जो भी क्लास ली जाएगी उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाएंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं और जो भी चीज़ें हैं टेलीग्राम पे आपको मिलेंगी और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ आपको जो है पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक, और करंट अवेयर के डेली क्वेश्चन आंसर भी मिलते हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के बीच में 18 चैप्टर हैं। ठीक, ये 18वां चैप्टर से आपका चालू होता है मिडिवल हिस्ट्री। एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री को लेकर के टोटल 60 चैप्टर हैं आपके। ठीक, एनसीईआरटी की बुक में तो ये 60 चैप्टर आपके करवाए जाएंगे और ये अगर आप कर लेते हैं तो हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। उसके बाद जियोग्राफी, पॉलिटी और साइंस भी करवाया जाएगा। ठीक, तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं और नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। देखिए, उत्तर भारत के राजवंश आपका ये पहला चैप्टर है मिडिवल हिस्ट्री में। तो उत्तर भारत के राजवंश की बात करें तो मेन जो राजवंश थे वो कौन से थे? पाल थे आपके, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। ये तीन मुख्य राजवंश थे। अब पाल राजवंश की बात करें, अब यहाँ आप देख सकते हैं गोपाल जो थे ये पाल वंश के संस्थापक थे। ठीक, गोपाल 750 से 770 ईस्वी तक 20 साल शासन इनका चलता है। फिर वहीं धर्मपाल आते हैं। ठीक, और फिर देवपाल, विग्रहपाल, ये मेन जो है शासक हैं। शासक तो बहुत सारे हुए हैं पाल वंश में, लेकिन जो मेन शासक हुए यही सब हैं। प्रतिहार की बात करें तो नागभट्ट प्रथम आपके संस्थापक थे। फिर वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिरभोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, महीपाल प्रथम, ये सब प्रतिहार वंश के मुख्य शासक हैं। देखिए यहाँ क्या है कि जो मेन चीज़ें वही आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं एनसीईआरटी में। ऐसा नहीं कि सारा पूरा जीवनी आपको बताया जाएगा कि हाँ भाई इनके बाद ये है, इनके बाद ये है, ऐसा नहीं। जो मेन शासक हुए जिन्होंने कुछ काम किया है तो उनके बारे में यहाँ चीज़ें बताई जाएंगी। फिर राष्ट्रकूट आपका होते हैं ये दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद द्वितीय, अमोघवर्ष, कृष्ण तृतीय, तो ये सारे जो है कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय, ये सारे जो है आपके राष्ट्रकूट के होते हैं। देखिए थोड़ा सा आप ओवरव्यू ले लीजिए, क्योंकि आप चीज़ों को समझेंगे, कोरिलेट करेंगे तभी चीज़ें समझ पाएंगे। देखिए जो पाल वंश था वो पाल वंश आपका ये बंगाल वाले साइड में चल रहा था। बंगाल समझते हैं ना, पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, बंगाल बिहार वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पाल वंश की स्थापना होती है, गोपाल करते हैं। ठीक, देखिए पाल वंश तो आपका बंगाल वाला एरिया था। ठीक, बंगाल बिहार का, यूपी का एरिया जो भी है, ठीक, तो ये आपका बंगाल का एरिया हो गया। राष्ट्रकूट जो था वो दक्षिण भारत साइड चल रहा था। दक्षिण भारत समझते हैं, मान्यखेत इसकी राजधानी थी। ठीक, तो राष्ट्रकूट आपका दक्षिण भारत से संबंधित है। गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो ये गुजरात वाला एरिया है। तो कभी कभी प्रश्न में आ जाता है कि पाल वंश किस भारत से संबंधित है, तो दे देगा उसमें पूर्वी भारत से है कि पश्चिमी भारत से है कि उत्तरी भारत से है, तो पूर्वी भारत से है। ये पूर्वी भारत है भाई, ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और ये आपका पश्चिमी भारत से संबंधित है। और पश्चिमी में भी अगर गुर्जर प्रतिहार दे देगी किसका है, तो ये देखिए ये आपका उत्तर होता है पश्चिम, तो उत्तर पश्चिमी दे दे तो भी लगा देंगे आप। और ये आपका दक्षिणी भारत है, तो ये आप समझ सकते हैं। और जो प्रश्न बनता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हुआ था, तो त्रिपक्षीय संघर्ष का मैटर था कन्नौज। ठीक, ये आपका बंगाल का एरिया है, ये आपका दक्षिण भारत है और ये आपका गुजरात वाला एरिया, और कन्नौज पड़ता है बीच में एकदम। ठीक, इन तीनों के बीच ही में पड़ता है। तो इसी कन्नौज के लिए सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। मतलब जो है पाल वंश और ये आपके गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, तीनों आपस में जो है लड़ते हैं बढ़िया तरीके से। मतलब एक रोटी होती, तीन बंदर लड़ रहे हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो कन्नौज वो रोटी है, ये मान के चलिए। ठीक, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल थे, ऐसे भी प्रश्न आ जाता है। तो गुर्जर प्रतिहार थे। गुर्जर प्रतिहार कुछ अलग नहीं, प्रतिहार वंश को ही गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। ठीक, गुर्जर एक जगह का नाम होता है और उसी के नाम पे प्रतिहार वंश में गुर्जर प्रतिहार जुड़ जाता है। और राष्ट्रकूट और आपके पाल, ये त्रिपक्षीय संघर्ष के मेन थे। कभी पल्लव दे देता है, कभी चोल दे देता है कि हाँ इससे संबंध, तो ऐसा नहीं है, आप तीन ही याद रखेंगे, पाल वंश और राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार से, ये त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पाल वंश की बात करेंगे। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में शैल वंश के एक राजा पौड्र थे और उन्होंने उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लिया। ठीक, और कश्मीर नरेश ललितादित्य मुक्तापिड़, कश्मीर के राजा थे ललितादित्य मुक्तापिड़,
और कन्नौज के नरेश थे यशोवर्मन। इन्होंने भी बंगाल पर आक्रमण किया। मतलब बंगाल एक ऐसी जगह है कि जिसे सब लोग पाना चाहते हैं, तो इन्होंने भी आक्रमण किया। वहीं कामरूप, यानी जिसे असम को कामरूप कहते थे पहले, वहाँ के नरेश हर्षदेव ने भी अवसर पाकर बंगाल को विजित कर लिया, मतलब उस पर आक्रमण किया और विजित कर लिया। अतः एक मजबूत शासन शक्ति के अभाव में क्या हुआ कि बंगाल अव्यवस्था और अराजकता का केंद्र बन गया, क्योंकि मजबूत शासन शक्ति थी नहीं, वहाँ पर कोई बैठा नहीं था कि हाँ भाई पावरफुल राजा हो कोई बंगाल का, तो वहाँ पर ऐसा पावरफुल राजा था नहीं। तो इसीलिए जो मौका पाता था वही हमला करता था। कहने का मतलब ये है, इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक बालक है, ठीक, एक बालक है और उसके ऊपर किसी का जो है हाथ नहीं है, मतलब माता पिता का हाथ नहीं या किसी चीज़ का हाथ नहीं, कोई गार्जियन नहीं उसका, कोई बैकग्राउंड में पावर नहीं उसके पास। तो क्या होता है कि एक ये भी आते हैं 2 कंटाप लगा के चले जाते हैं, ये भी 2 कंटाप लगा के चले जाते हैं, ये भी। तो वही वाला सिस्टम, ये बंगाल क्या है कि ऐसी जगह है वहाँ पर कोई शासन शक्ति है नहीं। होता क्या है, जो भी आता है बस हमला करता है, लूटपाट करता है, कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करता है, ये सिस्टम बना रहता है। आक्रमणों के इस क्रम में बंगाल में चारों ओर अशांत एवं अव्यवस्था उत्पन्न कर दी और जिससे परेशान होकर सभी सरदारों और जनता ने मिलकर के गोपाल को अपना राजा चुना तथा उसे संपूर्ण बंगाल का शासक स्वीकार कर लिया। जब ये सब देखते हैं बहुत सारे जो आपके सामंत होते हैं, बहुत सारे जो मतलब सेठ वगैरह होते हैं, कहते हैं यार मतलब आते हैं लोग लूट कर चले जाते हैं, इतना हम कमाते धमाते हैं, ठीक, और इतनी मेहनत करते हैं, और ये लोग आते हैं लूटते हैं और चले जाते हैं, अधिकार कर लेते हैं जहाँ पाते हैं। तो ये सारे जो सरदार थे इन्होंने जनता के साथ मिल करके इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए गोपाल को अपना राजा चुन लिया। गोपाल को राजा चुन लिया इन लोगों ने और कहा कि भैया आप तुम संभालो ये बंगाल और सेना वोना बनाओ, बढ़िया तरीके से ये जो लोग आक्रमण करते हैं हमारे ऊपर इनको अच्छे से जवाब दूँ। तो कहने का मतलब इन्होंने ये किया। अब देखिए गोपाल फिर आते हैं भाई 750 से 770 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहता है। ये पाल वंश के पहले शासक हैं। पाल वंश का शासन कहाँ पे? बंगाल पे है, इतना मान के चलिए। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। तिब्बती लामा और इतिहासकार तारानाथ के अनुसार गोपाल ने ओदंतपुरी में एक बौद्ध मठ का निर्माण भी करवाया था। तो ओदंतपुरी आपके उड़ीसा में पड़ता है, तो ओदंतपुरी आपका उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ पर इन्होंने एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। किसने? गोपाल ने। और ये बात कहाँ से पता चलती है? तो तिब्बती जो लामा थे, लामा मतलब गुरु होते हैं और इतिहासकार उन्हें भी कहते हैं, तो तारानाथ नाम के एक तिब्बती गुरु और इतिहासकार थे, उनके अनुसार जो है ये चीज़ें पता चलती हैं। अब देखिए 8वीं सदी में बंगाल में जो आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई थी उसे मत्स्य न्याय कहा जाता था। तो क्वेश्चन आ जाए मत्स्य न्याय क्या चीज़ है? तो मत्स्य न्याय कुछ और चीज़ नहीं है, बस बंगाल में जो 8वीं सदी में आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई थी कि जो आता था लूटपाट करके चला जाता था, जहाँ मन होता था कब्जा कर लेता था, ठीक, तो मत्स्य न्याय इसी को कहा जाता है। गोपाल के बाद जो दूसरे शासक होते हैं धर्मपाल होते हैं। 770 ईस्वी से 810 ईस्वी इनका टाइम पीरियड होता है, ठीक। और गोपाल की मृत्यु हो जाती है, भाई पिताजी चले गए, तो अब उनके बेटे बैठते हैं धर्मपाल गद्दी पे। और जब गद्दी पर बैठते हैं तो फिर शासन करते हैं बढ़िया तरीके से। सोचिए 770 ईस्वी चालू किया, 810 ईस्वी, 40 साल उन्होंने शासन किया, 810 ईस्वी तक शासन किया। देखिए धर्मपाल की महत्वपूर्ण सफलता क्या थी? तो धर्मपाल की महत्वपूर्ण सफलता थी कि कन्नौज के शासक एक इंद्रायुध थे, इनको पराजित करके चक्रा युद्ध को अपने संरक्षण में कन्नौज की गद्दी पर बैठा दिया। भाई कन्नौज आपका यूपी में पड़ता है, धर्मपाल आपके बंगाल में बैठे हुए हैं, तो क्या करते हैं कि कन्नौज से इंद्रायुध को उठा के फेंकते हैं कि भाई तुम हटो, उन्हें हरा देते हैं, और चक्रा युद्ध को गद्दी पर बैठा देते हैं। बस यही काम करते हैं धर्मपाल। अब ये देखिए आप, ठीक, धर्मपाल जो है वो आपके कहाँ पे है? पाल वंश चल रहा है, यहाँ आपके इंद्रायुध बैठे हैं, तो इंद्रायुध को ये गद्दी से उतारते हैं धर्मपाल, और चक्रायुध जो कि इनके जो है आदमी होते नहीं कि हमारा आदमी बैठेगा गद्दी पे, तो उनको गद्दी पे बैठा देते हैं, ठीक। देखिए कन्नौज का महत्व क्या है? देखिए कन्नौज का महत्व क्या है? कन्नौज का तो सबसे बड़ा महत्व है भाई इत्र नगरी है, वहाँ जो है परफ्यूम वगैरह सारी चीज़ें पैदा होती हैं बढ़िया तरीके से। कन्नौज संघर्ष का क्षेत्र बनने के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? हर्ष के बाद उत्तर भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर व उपजाऊ क्षेत्र था, ठीक। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शहर कौन था? आपका कन्नौज ही था। गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, गंगा और यमुना के मध्य स्थित था। तो ये सारी चीज़ें थे जो कन्नौज के महत्व को बढ़ावा देते थे।
और इसीलिए इस पर सब कोई अधिकार करना चाहता था। वो चाहे दक्षिण भारत के शासक राष्ट्रकूट हों, या आपके बंगाल के शासक पाल हों, और या फिर जो है आपके गुर्जर प्रतिहार हों। 11वीं सदी में गुजराती कवि सोड्ढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। तो एक गुजराती कवि थे सोड्ढल, उन्होंने कहा कि भाई धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि हम देते हैं। गुजराती कवि सोड्ढल ने ये उपाधि दी थी उत्तरापथ स्वामी की। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि आपके उत्तरापथ स्वामी की उपाधि गुजराती कवि सोड्ढल ने किसे दी थी? तो धर्मपाल को दी थी। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध समर्थक था और जिसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। परम सौगात की उपाधि धर्मपाल को दी गई है और इनके आगे आने वाले शासकों को भी परम सौगात की उपाधि दी गई है, ठीक। उसने विक्रमशिला व सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध बिहारों की स्थापना करवाई थी। तो अगर आ जाए कि विक्रमशिला बिहार की स्थापना किसने करवाई, तो वो आपके धर्मपाल हैं। वहीं आ जाए सोमपुरी, ठीक, सोमपुरी जो कि पहाड़पुर में स्थित है, वहाँ के बिहार की स्थापना किसने करवाई है? तो भी आपका धर्मपाल होगा। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र सूरी को स्थान प्राप्त था। तो हरिभद्र सूरी किसके दरबार में राजकवि थे, बौद्ध लेखक थे? तो आपके धर्मपाल के दरबार में थे। ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, इंडिविजुअल उसमें सारी चीज़ें लिखी रहेंगी और उसके बाद उससे भी आप पढ़ सकते हैं और नहीं तो अपना अलग से नोट्स बनाइए, ठीक भाई। आपको यूपी पीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ समीक्षा अधिकारी बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी ढंग से, ठीक। अंदर तक चीज़ों के आप जब तक घुसेंगे नहीं, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा है 70 से 80% क्वेश्चन इसी तरीके के होते हैं अब, ठीक। 20% वन लाइनर आते हैं। तो जब तक आप अंदर तरीके से नहीं पढ़ेंगे कहानी के माध्यम से तो मज़ा नहीं आने वाला है। अब यहाँ देखिए, धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में की और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का पुनरुद्धार भी करवाया। तो धर्मपाल ने क्या करवाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है भाई कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, कहाँ पर स्थित है? तो भागलपुर बिहार में है, धर्मपाल ने बनवाया था। वहीं पर धर्मपाल ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की मरम्मत भी करवाई, मतलब उसका पुनरुद्धार करवाया और 200 गांवों का राजस्व इसके लिए उसने दान में दिया था कि भाई 200 गांवों का राजस्व ले लो, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय एकदम बढ़िया मेंटेन करके दो हमें। तो धर्मपाल बहुत बढ़िया शासक थे, कहने का मतलब ये है। अब देखिए, धर्मपाल इतना काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई आएगा, लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। तो धर्मपाल को जो राष्ट्रकूट राजा थे ध्रुव क्या थे? राष्ट्रकूट राजा थे, इनसे पराजित होना पड़ा था, मतलब ध्रुव ने इन्हें हरा दिया था। इससे पहले ध्रुव प्रतिहार राज्य को भी पराजित कर चुका था। तो ध्रुव ने जो है प्रतिहार वंश के राजा को भी पराजित किया था। उसने धर्मपाल को तो पराजित किया, उसके साथ इसने प्रतिहार वंश के जो राजा थे वत्सराज, वत्सराज को भी जो है आपके ध्रुव ने पराजित किया था, ठीक। इतना आप मान के चलिए, वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया था और वत्सराज को ध्रुव ने पराजित किया और ध्रुव ने दोनों को पराजित किया, ठीक। मामला होता क्या, कन्नौज वाला सिस्टम चला करता है। तो क्या करते हैं, ध्रुव जो होते हैं पहले तो वत्सराज को हराते हैं, वत्सराज अपना आते हैं कि हम चलो कन्नौज पर कब्जा कर लें, कहने का मतलब ये है। तो ध्रुव जो होते हैं उन्हें कहते हैं रुको हम आ रहे हैं, फिर ध्रुव इन्हें बहुत मारते हैं, मतलब वत्सराज को बहुत पीटते हैं। उसके बाद में धर्मपाल भी कन्नौज पर कब्जा किए बैठे रहते हैं, तो इनको भी बहुत पीटते हैं धर्मपाल को। तो धर्मपाल से अगर सुलह वगैरह हो जाता है तो कहते हैं ठीक है, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। तो धर्मपाल भी भाग खड़े होते हैं और ध्रुव जैसे ही अपने घर लौटते हैं तो फिर ये धर्मपाल कन्नौज पे कब्जा कर लेते हैं। तो ये सारा सिस्टम होता है, मतलब ध्रुव ने दोनों लोगों को पराजित किया है, इतना आप मान के चलिए। अब देखिए, देवपाल आ जाते हैं 810 से 850 ईस्वी। धर्मपाल का पुत्र देवपाल अपने पिता की मृत्यु के उपरांत 810 ईस्वी में राजा बना। तो अभी तक आपने देखा गोपाल के बाद धर्मपाल के बाद देवपाल, मतलब सब पाल ही हैं और सीरियल से चल रहा है, सब एक दूसरे के बेटे हैं और सब एक दूसरे के पिता हैं। तो देवपाल आपके धर्मपाल के बेटे हैं और इन्होंने प्राग ज्योतिषपुर जो कि असम में है, प्राग ज्योतिषपुर एक जगह है जो असम में है, और उड़ीसा के कुछ भागों पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, मतलब मिला लिया था। असम के प्राग ज्योतिषपुर को और उड़ीसा के कुछ भागों को अपने साम्राज्य में मिलाया। साम्राज्य इनका बंगाल है, समझ ही सकते हैं इसमें क्या समझाना है। और देवपाल का जो सबसे बड़ा काम था कि इसने किया क्या था, जो प्रतिहार शासक मिहिर भोज थे इनको पराजित किया था। अब प्रतिहार शासक कहाँ के थे? गुजरात के थे, ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो मिहिर भोज जो आपके प्रतिहार शासक थे उनको पराजित करा था आपके देवपाल ने। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया तथा परम सौगात की उपाधि धारण की। इनके पिताजी ने भी, मतलब जो आपके धर्मपाल थे, उन्होंने भी परम सौगात की उपाधि धारण की थी
और देवपाल ने भी की। और अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई आपके जो पाल वंश की राजधानी थी क्या थी, तो आप मुदतगिरी या मुंगेर, मुदतगिरी भी कहा जाता है, मुंगेर भी कहा जाता है, तो मुदतगिरी या मुंगेर जो है इनकी पाल वंश की राजधानी हुआ करती थी। तो उसने जगरहार जलालाबाद के प्रसिद्ध विद्वान वीरदेव को नालंदा बिहार का प्रधान आचार्य भी नियुक्त कर दिया था। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन याद कर सकते हैं। 8वीं सदी के मध्य से मतलब 750 ईसा के टाइम पीरियड में 100 वर्षों तक पूर्वी भारत पर पाल शासकों का वर्चस्व रहा, ठीक। और सुलेमान नामक एक अरब व्यापारी ने 9वीं सदी के मध्य में भारत की यात्रा की तथा उसने पाल राज्य को रोहमा या धर्म कहा था, ठीक। तो जो सुलेमान थे एक अरब व्यापारी थे, इन्होंने 9वीं सदी के मध्य में, 9वीं सदी का मध्य समझते हैं मतलब 850 ईस्वी के आसपास, और जो पाल राज्य होता है उसको रोहमा या धर्म जो है कहते हैं। धर्मपाल का संक्षिप्त रूप है, भाई धर्मपाल राजा थे तो उन्हीं के हिसाब से ये धर्म कहते हैं। महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। भाई द्वितीय संस्थापक क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो देवपाल के बाद वाले जितने भी शासक हुए हैं, भाई देवपाल का टाइम पीरियड 810 से 850 ईस्वी तक था, तो उसके बाद जो भी पाल वंश में शासक हुए हैं वो बहुत ही कमज़ोर हुए हैं, कुछ खास काम उन्होंने किया नहीं है। तो धीरे धीरे टाइम बीतता है और फिर महिपाल प्रथम आते हैं आपके 988 से 1038 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। यही थोड़ा बढ़िया जो है शासक होते हैं आपके पाल वंश के, जो कि इन्हें द्वितीय संस्थापक कहा जाता है पाल वंश का। पाल शासक बौद्ध धर्म ज्ञान विज्ञान के महान संरक्षक थे। पाल शासकों का तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध भी था, मतलब तिब्बत के साथ पाल वंशियों का जो है बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, इतना आप मान के चल सकते हैं। संत रक्षित और दीपांकर, संत रक्षित आपके क्या हैं, एक बौद्ध विद्वान है, दीपांकर भी बौद्ध विद्वान है, और इन्हें अतिश भी कहा जाता है, मतलब दीपांकर को अतिश भी कहा जाता है। तो इन दो प्रमुख जो है बौद्ध विद्वानों को तिब्बत में आमंत्रित किया गया था पाल वंशियों के द्वारा, और उन्होंने वहाँ पर बौद्ध धर्म के एक नए रूप का प्रचार प्रसार भी किया था, ठीक। तो ये आप याद रखेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पालों के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। तो दक्षिण पूर्व एशिया क्या है भाई, आपका ये पूरा एशिया है मान लीजिए। तो ये आप देखिए, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, और ये नॉर्थ, ये साउथ। तो आप जब देखेंगे तो ये आपका दक्षिण है और ये पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व एशिया ये हो गया। तो वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया जो भी देश पढ़ते हैं ना वो आपके दक्षिण पूर्व एशिया में पढ़ते हैं। तो ये आप चीज़ें समझिए, वैसे जियोग्राफी क्लास लेंगे उसमें सारी चीज़ें समझा देंगे बढ़िया तरीके से। तो जो दक्षिण पूर्व एशिया था वहाँ से पालों की व्यापारिक मतलब व्यापार बढ़िया तरीके से करते थे, सांस्कृतिक संबंध भी थे वहाँ से। तो दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र वंश के साम्राज्य का वर्चस्व था, जो शैलेंद्र वंश था उनका वर्चस्व था। और जो शैलेंद्र वंश का साम्राज्य था मलाया, जावा, सुमात्रा सब इंडोनेशिया के, तो वहाँ तक इनका जो है साम्राज्य फैला हुआ था। शैलेंद्र शासक बौद्ध मतानुयायी थे और जिन्होंने अपने अनेक दूत पाल दरबार में भेजे थे। और किस लिए भेजे थे भाई, कि पाल शासक से नालंदा में एक विहार बनाने की अनुमति मांगते थे कि भाई ऐसा है कि यार मतलब दे दो, हमें भी बनवाना है, एक विहार बनवा देते हैं हम नालंदा में और आएंगे टहलेंगे हम भी घूमेंगे। तो बौद्ध विहार बनाने की संस्तुति करते थे आपके पाल शासकों से, कौन, शैलेंद्र वंश के जो आपके राजा थे, ठीक। तो ये बात हो गई पाल वंश से संबंधित। और पाल वंश के अंतिम शासक की अगर बात करते हैं तो गोविंद पाल थे, आप याद रखिएगा, वैसे नोट्स देंगे उसमें सारी चीज़ें आपको लिखी मिलेंगी। गोविंद पाल आपके जो है पाल वंश के अंतिम शासक थे, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो पाल वंश के बारे में ये सारी चीज़ें हो गई। अभी प्रतिहार वंश के बारे में भी आपको सारी चीज़ें बता देते हैं। देखिए प्रतिहार क्या थे, गुजरात वाला जो भी एरिया वहाँ प्रतिहार वंश के शासक थे। तो प्रतिहार अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश था। तो जो प्रतिहार वंश के राजा थे वो अपने आप को अग्निकुल का मानते थे, अग्निकुल के थे। ग्वालियर प्रशस्त में इन्हें राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है कि जो प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग थे शासक हुए हैं वो आपके राम के छोटे भाई लक्ष्मण के जो है वंशज हैं। इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी, लेकिन इसका वास्तविक शासक नागभट्ट प्रथम माना जाता है, ठीक। वास्तविक शासक कौन माना जाता है, नागभट्ट प्रथम। यहाँ आप देख भी सकते हैं, देखिए नागभट्ट का टाइम पीरियड ये है, फिर वत्सराज आते हैं, फिर नागभट्ट द्वितीय आते हैं, फिर मिहिर भोज, महेंद्रपाल, ठीक, महिपाल। तो ये सारे शासक हैं। तो नागभट्ट प्रथम जो थे इस वंश के प्रथम वास्तविक शासक माने जाते हैं। ग्वालियर प्रशस्त में इन्हें मलेच्छों का नाशक कहा गया कि मलेच्छों का नाश करने वाले। तो एक क्वेश्चन भी बना हुआ है, बहुत बार आया कि मलेच्छों का नाश करने वाला किसे कहा जाता है,
तो गुर्जर प्रतिहार को कहा जाता है। और ये ग्वालियर प्रशस्त में ऐसा लेख मिला है। ठीक, प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और इस राजवंश का महानतम शासक जो था, मतलब सबसे महान शासक जो थे, वो भोज थे। ठीक, मिहिर भोज या महाराजा भोज, कुछ भी लिखा हो तो समझ जाइए। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। जो ऐहोल अभिलेख था पुलकेशिन द्वितीय का, उसमें जो है गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। महाराजा भोज ने प्रतिहार साम्राज्य का पुनर्निर्माण किया तथा लगभग 838 ईस्वी में कन्नौज पर फिर से अधिकार कर लिया। तो जो महाराजा भोज थे या मिहिर भोज, इन्होंने कन्नौज पर फिर से अधिकार कर लिया था। यह नगर लगभग 1 सदी तक प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी रहा। तो प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी कन्नौज। भोज देखिए 836 से 885 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहता है। विष्णु के अनन्य भक्त थे और जो इनके सिक्के मिले ना, उस पर आपके आदि वाराह, भगवान बारह जो होते हैं, उनका जो है रूप देखने को मिला है। इनके कुछ सिक्कों पर आदि वाराह शब्द अंकित हैं और भोज परमार से उसका अंतर बताने के लिए मिहिर भोज भी कहा जाता है। ठीक, तो मिहिर भोज भी नहीं कहा जाता है। बगदाद निवासी थे अल-मसूदी। ठीक, बगदाद निवासी अल-मसूदी थे। 915 से 16 ईस्वी में गुजरात की यात्रा करते हैं। अभी देखिए सुलेमान जो आए थे वो देवपाल के टाइम पीरियड में आए थे। ठीक, और अल-मसूदी जो आपके आते हैं 915 से 16 में आते हैं और इन्होंने गुर्जर प्रतिहार राज्य को अल-जुजूर कहा था। ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो गुर्जर प्रतिहार राज्य है उसको अल-जुजूर किसने कहा था, तो अल-मसूदी ने कहा था। ये बगदाद के थे और 915 से 916 टाइम पीरियड था, उस समय ये भारत आए थे। अल-जुजूर के साम्राज्य में 18 लाख गांव और नगर ग्रामीण क्षेत्र थे। कहने का मतलब इनका ये था। ये क्या बताते हैं, राजा की सेना में 4 चमुए मतलब डिवीजन होते थे, 4 डिवीजन ऐसे होते थे और प्रत्येक चमू कहते थे 7 से 9 लाख लोग रहते थे। मतलब एक चमू में 7 से 9 लाख आपकी सेना होती थी। उसके पास युद्ध के लिए केवल 2000 प्रशिक्षित हाथी थे। उसकी अश्वारोही सेना देश में सर्वश्रेष्ठ थी। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। संस्कृत का महान कवि और नाटककार राजशेखर, जो राजशेखर थे, भोज के पौत्र महिपाल के दरबार में रहते थे। अब यहाँ महिपाल लिखा है, कहीं कहीं महेंद्रपाल, ज़्यादातर महेंद्रपाल ही आता है आंसर में, तो महेंद्रपाल ही आप लगाएंगे। तो ये राजशेखर थे और इन्होंने जो है क्या कर्पूर मंजरी नाम की जो है वो लिखी है, ये भी याद रखिएगा, कर्पूर मंजरी। तो ये आप याद रखेंगे, कर्पूर मंजरी इन्होंने लिखा है। कर्पूर मंजरी आपके राजशेखर ने लिखा है और ये भोज के पौत्र महिपाल जो है के दरबार में थे। उससे पहले महेंद्रपाल थे, तो महेंद्रपाल आप लगाइएगा। तो शुरुआत इनकी दरबारी कवि के रूप में महेंद्रपाल से होती, तो महेंद्रपाल आप लगाएंगे। ठीक, और जो कर्पूर मंजरी नाटक है वो आपका क्या है कि संस्कृत का नाटक है। ठीक, ये आप याद रखेंगे। और बाल रामायण भी आपके राजशेखर ने ही लिखी है, बाल रामायण भी आपके राजशेखर ने लिखी है। और इसने इसे रकुल तिलक और रकुल ग्रामीणी कहा था। ठीक, तो राजशेखर को क्या कहते थे, रकुल तिलक और रकुल ग्रामीणी भी कहा करते थे। 915 ईस्वी से 918 ईस्वी के बीच राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण किया और इस नगर को नष्ट कर दिया। इंद्र तृतीय क्या करते हैं, कन्नौज पर आक्रमण करते हैं और इसे नष्ट करते हैं, पूरी तरीके से छन्न-भिन्न कर देते हैं। और 963 ईस्वी में एक अन्य राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने उत्तर भारत पर आक्रमण कर प्रतिहार शासक को पराजित कर दिया था। अब देखिए राष्ट्रकूट के बारे में सारी चीज़ें आपको बता देते हैं और जो भी इसके बाद क्वेश्चन आंसर आपके करवाएंगे हम उत्तर भारत के राजवंश के ऊपर, इन तीनों के ऊपर, गुर्जर प्रतिहार हो गया, पाल हो गया, राष्ट्रकूट हो गया। तो जो चीज़ें आपको यहाँ पर डाउट हो रहा है ना, वो सारी चीज़ें क्वेश्चन आंसर में आपकी कवर हो जाएंगी। और नोट्स आपको दे देंगे आपको टेलीग्राम पे, उसे भी आप सही तरीके से पढ़ लेंगे तो भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए राष्ट्रकूट की बात करें तो इस राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। अब देखिए राष्ट्रकूट के बारे में आप पूरा डिटेल देख लीजिए, कितने शासक थे। अब यहाँ आप देख सकते हैं दंती दुर्ग स्टार्ट करते हैं कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष। ठीक, उसके बाद में कृष्ण तृतीय और इंद्र तृतीय, फिर कृष्ण तृतीय। तो ये सारे शासक थे। अब यहाँ देखिए राष्ट्रकूट, इस राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी और इसने आधुनिक सोलापुर के निकट मान्यखेट या मालखेट को अपनी राजधानी बनाया था। तो सोलापुर के निकट जो मान्यखेट था उसे अपनी राजधानी बनाते हैं। और दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भधान महायज्ञ किया था। तो उज्जैन आप समझते हैं, वहाँ पर इन्होंने एक यज्ञ किया हिरण्यगर्भधान, और जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। ठीक, तो ये आप चीज़ें देख सकते हैं। अब प्रतिहार राजा द्वारपाल का काम क्यों करेंगे भाई, इन्हें हरा दिया है तो ये कुछ भी काम ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि
राष्ट्रकूट शासक जो थे उनके यहाँ द्वारपाल का काम किसने किया है? तो प्रतिहारों ने किया है। ये प्रश्न अगर बन जाता है तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। राष्ट्रकूटों की राजधानी आपकी क्या थी? मान्यखेत थी। और आपके पाल वंश की राजधानी मुदतगिरी या मुंगेर थी। और प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज। ये आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे गोविंद तृतीय 793 से 814, ये भी आपके राष्ट्रकूट वंश के हैं। और अमोघ वर्ष 814 से 878। संभवतः ये जो हैं सबसे महान राष्ट्रकूट शासक थे। और एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि गोविंद तृतीय जो थे इन्होंने केरल, पाड्य, चोल राजाओं को भयभीत कर दिया तथा पल्लवों को शक्तिहीन बना दिया। और गोविंद ने ही जय तुंग प्रभृत्य वर्ष तृतीय की उपाधि धारण की थी। बहुत लंबा जो है नाम है और इसकी उपाधि इन्होंने धारण की थी जय तुंग प्रभृत्य वर्ष की। तो ये आप याद रखिएगा। ये केरल, पांड्य व चोल राजाओं को भयभीत किसने किया? गोविंद तृतीय ने किया। इसी तरीके से याद करना है आपको, ज़्यादा अंदर तक नहीं पूरी कहानी जाननी है, इतना जानना है कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो गोविंद तृतीय ने पराजित किसे किया था? ये आपके राष्ट्रकूट वंश के थे। केरल, पांड्य, चोल राजाओं को भयभीत कर दिया था और पल्लवों को शक्तिहीन बना दिया था। और इन्होंने जय तुंग प्रभृत्य वर्ष की उपाधि भी धारण की थी। अमोघ वर्ष ने 68 वर्षों तक शासन किया। उसकी रुचि युद्ध की अपेक्षा धर्म व साहित्य में अधिक थी। तो प्रश्न ऐसे भी बना सकते हैं कि अमोघ वर्ष को किसमें ज़्यादा रुचि थी? धर्म व साहित्य में। अमोघ वर्ष किससे संबंधित शासक है? तो आपका राष्ट्रकूट से संबंधित है। अब देखिए वह स्वयं भी लेखक था। उसे राजनीति विषय पर कन्नड़ भाषा की प्रथम कृति कबीर राजमार्ग की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। तो कबीर राजमार्ग की रचना किसने की है? अमोघ वर्ष ने की है। और इसके दरबार में जिनसन तथा सक्टायन रहते थे। तो जिनसन और सक्टायन किसके राज दरबार में थे? ये अमोघ वर्ष के समय थे। और जिनसन सक्टायन ने ही अमोघ वृत्ति की रचना की है। अमोघ वर्ष के काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। तो जो सुलेमान भारत आया है ना, वो अमोघ वर्ष के शासनकाल में आया है। और देवपाल का भी टाइम पीरियड अमोघ वर्ष के आसपास ही चल रहा है, इसीलिए अमोघ वर्ष और देवपाल आपके पाल वंश के हैं। तो ये दोनों कंटेम्प्रोरी मतलब समकालीन हैं। और इन्हीं के समय कौन आता है? आपका सुलेमान आता है। अब देखिए 915 ईस्वी में महिपाल को पराजित करने और कन्नौज की प्रतिष्ठा को कम करने के बाद इंद्र तृतीय अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में सामने आया। महिपाल किससे संबंधित? महिपाल आपके किससे संबंधित हैं? आपके गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित हैं। तो इंद्र तृतीय महिपाल को पराजित कर देते हैं और एक बड़े राजा के रूप में उभरते हैं, बाहुबली के रूप में। 915 ईस्वी में महिपाल को पराजित करने और कन्नौज की प्रतिष्ठा को कम करने के बाद इंद्र तृतीय अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में सामने आते हैं। ठीक, महिपाल को ये पराजित करते हैं और एक शक्तिशाली राजा के रूप में उभरते हैं, बाहुबली के रूप में। और इसके ही शासनकाल में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था। तो अगर आप देखेंगे प्रतिहार वंश के हिसाब से तो इस समय टाइम पीरियड चल रहा है किसका? आपके मिहिर भोज का। और उसी समय आपके इनका इंद्र तृतीय का टाइम पीरियड चल रहा है, तो अल मसूदी भारत आते हैं। जैसे देवपाल और अमोघ वर्ष का सिस्टम चल रहा है कि देवपाल और अमोघ वर्ष के समय सुलेमान आते हैं, तो उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो है प्रतिहार शासक आपके किसका? प्रतिहार शासन में मिहिर भोज का टाइम पीरियड चल रहा है और इंद्र तृतीय का इधर चल रहा है राष्ट्रकूट शासन में, और अल मसूदी भारत आते हैं। इस राजवंश का अंतिम प्रतापी राजा था कृष्ण तृतीय, जो कि अंतिम थे। 934 से 996 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड चलता है। कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को 949 ईस्वी में परास्त करके चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया था। तो ये बड़ी बात है कि परांतक प्रथम को किसने पराजित किया था? तो कृष्ण तृतीय ने पराजित किया था। परांतक प्रथम क्या थे? चोल शासक थे। और चोल शासक के परांतक प्रथम को पराजित करके इन्होंने चोल साम्राज्य की उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया था। ठीक, वह दक्षिण में रामेश्वरम की ओर बढ़ा तथा आसपास के प्रदेशों को जीतकर उसने एक विजय स्तंभ स्थापित करवाया और एक मंदिर का भी निर्माण करवाया है। ठीक, दक्कन में राष्ट्रकूट शासक 10वीं सदी के अंत तक लगभग 200 वर्षों तक शासन करते रहे। मतलब जो दक्षिण है, दक्षिण भारत है, वहाँ पर राष्ट्रकूट जो आपके शासक थे उन्होंने 200 वर्षों तक शासन किया। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का जो निर्माण करवाया है 9वीं सदी में मतलब करवाया है। ठीक, इतना आप याद रखेंगे, कृष्ण प्रथम ने करवाया है। जब क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो सारी चीज़ें और भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, मंदिरों से रिलेटेड जो भी निर्माण कार्य हैं पाल प्रतिहार और आपके राष्ट्रकूट शासकों की, वो सारी चीज़ें उसमें कवर करवा दी जाएंगी।
राष्ट्रकूट राजाओं ने मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की अनुमति दी और साथ ही इस्लाम के प्रचार की छूट भी दी कि भाई तुम इस्लाम का प्रचार प्रसार कर सकते हो। कई तटवर्ती शहरों में प्रतिदिन इबादत के लिए मुस्लिमों की अपनी मस्जिदें थी, ठीक। और इस सहिष्णुता की नीति से विदेशी व्यापार की वृद्धि में सहायता मिली, जिससे राष्ट्रकूटों की समृद्धि बढ़ी। मतलब मुस्लिमों को जब छूट दे रहे थे तो अरब के जो भी देश थे वो अपना खुश रहते थे, तो विदेशी व्यापार बढ़ता था इनका। समझिए ये बात। राष्ट्रकूट शासक कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे पंपा, पोन्ना और रन्ना। तो ये तीनों जो थे वो आपके राष्ट्रकूट शासक से ही संबंधित हैं। इसमें से जो पंपा और पोन्ना थे ये दो विद्वान आपके कृष्ण तृतीय के संरक्षण में कवि थे, ठीक। तो ये भी आप समझ सकते हैं। ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं, तो कभी पूछ ले कि पंपा, पोन्ना, रन्ना किस साहित्य से संबंधित कवि हैं, तो कन्नड़ साहित्य से हैं। तमिल तेलुगु मत लगाना, क्योंकि दक्षिण भारत में तमिल तेलुगु भी चलता है। उनके दरबार में यानी राष्ट्रकूट शासकों के दरबार में न केवल संस्कृत के विद्वान थे बल्कि अनेक ऐसे कवि और लेखक भी थे जो प्राकृत और अपभ्रंश में भी लिखते थे। मतलब प्राकृत भाषा में भी लिखते थे, अपभ्रंश में भी लिखते थे। ये दोनों भाषाएं अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी थी। बहुत सारी जो आधुनिक भाषाएं चल रही हैं उसकी जननी आपकी प्राकृत और अपभ्रंश हैं, इतना आप समझ सकते हैं। महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू जो हैं राष्ट्रकूट राज्य से संबंधित हैं, ठीक। तो ये आपका जो मिडिवल हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है कंप्लीट होता है। मतलब सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगे। क्वेश्चन आंसर इसके तुरंत बाद वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे इसी से रिलेटेड। मतलब जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे करवा देंगे आपके उत्तर भारत के राजवंश से, ठीक। तो ये मान के चलिए। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। नोट्स के PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का भी, दोनों ज्वाइन कर लीजिए। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।